दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा क्या होता है और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों बहुत सारे जगहों पर हमको अरिस्टोटल के द्वारा जो एलिमेंट्स दिए गए थे, जो उनके 6 एलिमेंट्स थे, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट्स, ये सभी स्पेक्टिकल्स, ये सभी चीज़ें भी उनके द्वारा दी गई एलिमेंट्स में आते हैं जो कि अरिस्टोटल ने दिया था। लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है, वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमको आज इन जनरल जो भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं वो पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन का, कैकोफोनी, सर्कुमलोक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, एपिलॉग, एपिथेट, यूफेमिज्म, यूफोनी और मैलाप्रोपिज्म का। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एक टॉपिक। दोस्तों ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो या फिर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको रोज़ रील्स के रूप में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स या फिर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ड्रामा क्या होता है। व्हाट इज़ ड्रामा? In literature, the word drama defines a genre or style of writing। यानी कि लिटरेचर में, साहित्य में जो ड्रामा है ये एक जॉनरा यानी कि एक रूप, लिखने का रूप या फिर एक स्टाइल को दिखाता है, राइटिंग की स्टाइल को। ड्रामा इज अ प्ले दैट कैन बी परफॉर्म फॉर थिएटर, रेडियो और इवन टेलीविज़न। ड्रामा एक तरह का नाटक होता है, प्ले होता है, जिसको किसी भी थिएटर में, रेडियो में या फिर टेलीविज़न पर परफॉर्म किया जाता है। These play are usually written out as a script or a written version of a play that is read by the actors but not the audience। ये जो प्ले होता है ये मुख्य रूप से या फिर सामान्य तरीके से एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा होता है, या फिर जो लिखा हुआ वर्जन होता है इस स्क्रिप्ट का वो जो एक्टर्स होते हैं उनके द्वारा पढ़ा या फिर बोला जाता है और ऑडियंस उसको सुनते हैं। ऑडियंस का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ सुनने का रोल होता है। ठीक है। वेस्टर्न ड्रामा ऑरिजिनेटेड इन क्लासिकल ग्रीस। जो वेस्टर्न ड्रामा है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर, तो ये वेस्टर्न ड्रामा से ही रिलेटेड होगा। तो वेस्टर्न ड्रामा क्लासिकल ग्रीस में हुआ था। ग्रीस जो कि एक कंट्री है, वहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ था इसका, वहाँ से ही इसको जाना जाने लगा था। इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस, एथेंस में ही अराउंड द 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी जो बिफोर क्राइस्ट है, उसमें ही ग्रीस में जो वेस्टर्न ड्रामा है उसका ओरिजिनेट हुआ, वहाँ से ही ये आगे निकला। द स्टोरीज प्रेजेंटेड ऑन स्टेज वर देन डिवाइडेड इंटू 2 मेन जॉनराज दैट वी स्टिल यूज टुडे, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। और वहाँ पर जो प्लेस होते थे, वहाँ पर जो ड्रामा होते थे, वो मेनली सिर्फ 2 रूप में होते थे। यानी कि ड्रामा का केवल 2 रूप होता था, 2 तरह के ड्रामा हुआ करते थे, या तो ट्रेजेडी है ना, या फिर कॉमेडी। तो जो अरिस्टोटल का इसमें रोल है, ट्रेजेडी क्या होता है, ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है, क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो अरिस्टोटल ने दिए हैं, वो सब आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी एलिमेंट्स की इन जनरल। तो दोस्तों हमारा जो पहला एलिमेंट है ड्रामा का वो है ऑथरियल इंस्टीट्यूशन। अब ऑथर तो आप समझते हैं कि क्या होता है, जो लेखक होता है उसको हम ऑथर कहते हैं, और इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है हस्ताक्षेप करना, जो कि उचित ना हो, अनुचित हस्ताक्षेप। तो कभी भी बीच में कोई रोकता है उसको इंस्ट्रक्ट करना कहते हैं ना, उसी से इंस्टीट्यूशन बना है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। Authorial institution is a literary technique authors may use to communicate directly with their reader, speaking to them as themselves rather than through the guise of a character's dialogue to comment on the story, perhaps to give their opinion on the events of the novel or to hint at what's to come। अब समझते हैं इसको। दोस्तों आपने बहुत सारे मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि जब मूवी एकदम स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो रही होती है, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, तभी एक नरेटर पीछे से
बोलता हुआ हमको सुनाई पड़ता है और वो बताता है कि ये एक गांव है या फिर ये ऐसा ऐसा गांव है, XYZ गांव है, यहाँ पर ABC लोग रहते हैं, ऐसा ऐसा चीज़ बताता है वो, है ना। तो वो हमको इन्फॉर्म कर रहा होता है कि यहाँ पर एक भूमिका बना रहा होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वो एक ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें जो ऑथर होता है वो हमको ये बताने की कोशिश करता है कि आगे क्या होने वाला है, ये बता सकता है, या फिर ये बता सकता है कि किसी भी इवेंट पर उसके क्या ओपिनियन है। तो इसको हम कहते हैं ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आई गेस कि ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी कि ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैकोफोनी की। दोस्तों कैकोफोनी क्या होता है? कैकोफोनी में एक आपको रूट वर्ड दिखेगा, फोनी। फोनी मीन्स होता है आवाज। कैको मीन्स होता है बहुत ही कर्कश, जो बहुत ही कर्कश आवाज जो हमारे कानों को ना अच्छी लगे, वो होती है कैकोफोनी। कैकोफोनी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड साउंड, and it is used to create harsh sounding sentences and tones which often mirror their subject matter. Noisy, energetic, chaotic, और unwanted characters and things. कैकोफोनी बेसिकली ऐसे साउंड्स को कहते हैं या फिर ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं, ऐसे टोन्स को कहते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट मैटर या फिर जो भी उस समय हो रहा होता है उसको मिरर करता है और उसको एक साउंड देता है। जैसे कभी आपने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी होगी, है ना। अभी आप जैसे ये सुनिए मशीन की साउंड, अब ये मशीन की साउंड है। ऐसे ही आप जो दीपावली में पटाखे जलाते हैं तो स्पार्क होता है ना, उसकी साउंड सुनिए, ये स्पार्क करने की साउंड है। तो ऐसे अलग अलग साउंड्स होते हैं जो हमारे कानों को अच्छे नहीं लगते और यही हमको ड्रामा में भी देखने को मिलता है, वही होता है कैकोफोनी, जो साउंड हमारे ईयर्स को ना अच्छे लगे। इसका अपोजिट होता है यूफोनी। यूफोनी ऐसे साउंड्स का, ऐसे वर्ड्स का मिक्सचर होता है जो कि बहुत ही प्यारा साउंड करते हैं, मेलोडियस साउंड करते हैं रीडर्स को, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कैकोफोनी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सर्कमलोक्यूशन की बात करते हैं। सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, समझेंगे इसको अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। The definition of circumlocution is a way of writing something using more words than a necessary. It is the opposite of concision. A writer might use circumlocution to be deliberately obscure or to create vivid imagery. किसी बात को सीधे ना कह करके उसको गोल गोल घुमा करके लंबा खींचना सर्कुमलोकेशन कहलाता है। सर्क्यूम मतलब होता है सर्कल से बना हुआ है, सर्कुम, ठीक है ना। तो सर्कल कैसा होता है, गोल गोल होता है। तो बातों को गोल गोल घुमा करके बिना मतलब का लंबा करना, ये बेसिकली जो राइटर्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब किसी भी जगह की बहुत ही विविड इमेजरी बनानी हो, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर देखने वाली आपके माइंड में इमेजरी बनानी हो। आपने डैफोडिल्स पढ़ी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें वो किस तरह से बताते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स ऐसे पूरे गार्डन में लगे हुए हैं, तो वो एक विविड इमेजरी बता रहा है गार्डन का। उसी तरह से सर्कुमलोकेशन अगर एक लाइन में हम समझे तो यही होता है कि किसी बात को घुमा करके बढ़ा चढ़ा के दूसरी तरह से प्रस्तुत करना। आगे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ फॉर लाइंग, यानी झूठ बोलना। आप सीधे बोल सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ ये यूज तो झूठ के लिए ही हुआ है कि सच्चाई से बच करके तुम कोई काम कर रहे हो या फिर बता रहे हो, तो सच्चाई से बच करके, सच्चाई को बचा करके तुम कोई बात करते हो तो वो झूठ ही हुआ। तो यही होता है बातों को घुमा करके बोलना, और यही होता है हमारा सर्कुमलोक्यूशन। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अगला जो हमारा एलिमेंट है ड्रामा का, वो है कॉन्फ्लिक्ट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक ड्रामा में। वो क्यों होता है भैया, आप समझेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। अ कॉन्फ्लिक्ट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट प्रेजेंट्स द स्ट्रगल बिटवीन टू साइड्स ड्यू टू अ डिसएग्रीमेंट इन वैल्यूज, डिजायर, मोटिवेशन एक्सेट्रा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई ए और बी दो लोग हैं जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब ए और बी को किसी एक बात पर निर्णय लेना है, लेकिन जब ए कुछ बोलता है तो बी को नहीं सही लगता, बी कुछ बोलता है तो ए को नहीं सही लगता। अब उनके बीच में कुछ बातों को लेकर के अवमानना हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वही होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वैल्यूज़ को लेकर के हो सकती है, डिज़ायर्स को लेकर के हो सकती है, मोटिवेशंस को लेकर के हो सकती है।
अब इट डजंट नेसेसरी नीड्स टू बी मैन वर्सेस मैन, बट कैन बी मैन अगेंस्ट नेचर, मैन अगेंस्ट सोसाइटी और इवन मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब ये जो संघर्ष है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक आदमी का ही दूसरे आदमी के साथ होता है वही कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। मैन का यानी किसी आदमी का प्रकृति के खिलाफ भी संघर्ष हो सकता है, समाज के खिलाफ भी संघर्ष हो सकता है, खुद के अंतरात्मा से भी संघर्ष हो सकता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अच्छा कर लेते हैं, इसका ऐसा कोई निर्णय हो सकता है, या फिर अगर मैंने नहीं किया तो कहीं इसका ऐसा ये ना हो जाए, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इंसान के खुद से होता है। उसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अभी आगे समझेंगे उसको अच्छे से। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट द प्रोटोगनिस्ट फेसेस विद इन देमसेल्फ। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ देयर फियर्स, देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देयर डिजायर्स और अदर इश्यूज ऑन देयर माइंड। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, आंतरिक संघर्ष, ये एक प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट मतलब जो भी किसी नॉवेल का लीड होता है उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटैगनिस्ट फेस करता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तभी वो स्टोरी आगे बढ़ती है। अब वो ऐसा इसलिए होता है, चाहे उसको किसी चीज़ का भय होता है, किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसको, या फिर उसके कोई डिज़ायर्स होते हैं, या फिर उनके माइंड में ही कोई इशू चल रहा होता है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल लीजिए हैमलेट का। आपने शेक्सपियर की हैमलेट नॉवल जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब वो अपने अंकल क्लाउडियस को मारने जाता है और अंकल उसका प्रे कर रहा होता है, तब उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है कि हमको इसको मार देना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा तो मौका नहीं मिलेगा, और अगर मैंने इसको मार दिया और अब ये प्रेयर कर रहा है तो शायद ये हेवन में चला जाए, हेल में ना जाए, और ये हेवन में जाने लायक नहीं है, इसलिए इसको नहीं मारूं या मारूं। तो वो होता है कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो हैमलेट के माइंड में चल रहा होता है। उसको ही कहते हैं संघर्ष, आंतरिक संघर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर्स एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस such as technology, nature, society, etc. It acts as a barrier to the protagonist reaching their goal. अब जब हम कोई प्ले देख पढ़ते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो लीड एक्टर होता है, मेन एक्टर, उसका एक गोल होता है, कोई उसका एक लक्ष्य होता है, तो उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वही बाधाएं ही उसके संघर्ष होते हैं, वही उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब वो बाधाएं कौन सी, टेक्नोलॉजी हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, समाज हो सकता है उसमें, उसके रास्ते में बाधा, ठीक है। तो वो हमारा एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं डिक्शन की, कि डिक्शन क्या होता है। तो डिक्शन द प्रॉपर वे टू स्पीक द वर्ड ऑफ द प्ले। किसी भी प्ले के, किसी भी ड्रामा के वर्ड्स को अच्छी तरह से बोलना ही डिक्शन कहलाता है। दिस हैज़ टू डू मोर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले rather than its text. By diction, Aristotle meant the language through which the story is presented. Information can be presented verbally, whether that's through speech or song, or non-verbally, facial expression or written notes in a movie. अब यहाँ पर डिक्शन को अगर हम एरिस्टोटल के थ्रू समझें तो इसको उन्होंने ऐसा बताया है कि ये प्ले में परफॉर्म किए जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को बोल रहा हूँ तो किस तरह से बोल रहा हूँ। आपने पीके मूवी देखी होगी, है ना। तो पीके मूवी में आमिर खान कहता है अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए यहाँ पर डिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। वो बताता है कि एक ही वर्ड्स को हम किस तरह से बोल सकते हैं। हम सरप्राइज होकर कह रहे हैं अच्छा, या फिर सैड होकर कह रहे हैं अच्छा। तो इस तरह से डिक्शन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है या फिर स्पीच या फिर सॉन्ग के थ्रू ही उसको डिक्शन को दिखाया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं एपिलॉग की। एपिलॉग क्या होता है। तो एपिलॉग इन अ ड्रामेटिक वर्क, द एपिलॉग इज अ स्पीच। ड्रामेटिक वर्क में अगर बात करें तो एपिलॉग एक प्रकार की स्पीच होती है, ऑफन इन वर्स, जो कि अधिकतर हमको वर्स में देखने को मिलती है। वर्स मतलब पोएटिक फॉर्म में देखने को मिलती है, एक कविता की तरह लिखी हुई होती है। एड्रेस्ड टू द ऑडियंस बाय वन और मोर ऑफ द एक्टर्स एट द एंड ऑफ प्ले। यानी कि कोई एक एक्टर या फिर बहुत सारे एक्टर्स के द्वारा ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कोई वर्स, कोई भी लाइन, कोई भी पोएम बोली जाती है किसी भी ड्रामा या फिर किसी भी प्ले के लास्ट में, वो होता है एपिलॉग। आपने मिड समर नाइट्स ड्रीम पढ़ी होगी,
हेनरी एट्थ, दोनों विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं और दोनों के लास्ट में एपिलॉग देखने को आपको मिल जाएगा। बात करते हैं एपिथेट की। एन एपिथेट इज अ लिटरेरी डिवाइस that describes a person, place, or object by accompanying or replacing it with a descriptive word or phrase। यानी कि एपिथेट एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि इस तरह से यूज़ किया जाता है कि किसी भी एक पर्सन के लिए, किसी भी एक प्लेस के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उनके नाम को रिप्लेस करके कोई दूसरा डिस्क्रिप्टिव वर्ड या फिर फ्रेज यूज़ किया जाए। यही हमारा लिटरेरी डिवाइस एपिथेट कहलाता है। द वर्ड एपिथेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिथेटॉन। इसका मतलब होता है, यानी कि एपिथेटॉन जो एपिथेटोस है, ऐसा ही दोनों सेम वर्ड्स होते हैं, जिसका मतलब होता है एडेड और एट्रीब्यूटेड। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अगर समझाऊं तो जैसे मेरा नाम विनय है, विनय सिंह, और मैं कहीं पे इंग्लिश का टीचर हूं अगर, तो लोग अगर मुझे विनय ना कहकर इंग्लिश वाले सर कहते हैं, इंग्लिश टीचर कहते हैं, तो ये मेरे जगह पर एक दूसरा डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज़ हुआ मेरे नाम के जगह पर, ठीक है, जो कि मुझे ही एड्रेस कर रहा है। तो यही हो गया एपिथेट। आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी मिल्टन का। तो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में जो गॉड हैं उनको बहुत अलग अलग नामों से पुकारा है, उसमें एड्रेस किया है। उसमें उन्होंने लिखा है मेकर, उसमें उन्होंने लिखा है फादर, और उसमें लिखा है उन्होंने सन ऑफ गॉड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं उन्होंने गॉड के लिए। तो वो भी एक एपिथेट ही है कि किस तरह से उन्होंने किसी एक व्यक्ति के नाम पर उनको ही एड्रेस करने के लिए कोई दूसरा फ्रेज या कोई दूसरा डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो ये होता है हमारा एपिथेट। तो दोस्तों बात करते हैं यूफेमिज्म क्या होता है। अ यूफेमिज्म इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू ऑब्लिकली डिस्क्राइब समथिंग अनप्लीजेंट, इम्पोलाइट और टैबू। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड या फ्रेज जो कि किसी भी अनप्लीजेंट, इम्पोलाइट या टैबू को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाए। यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी ऐसे वर्ड के लिए यूज़ किया जाए जो बहुत ही हार्श वर्ड लगते हैं हमको, है ना, उनको अच्छा बना करके बताने को जब ट्राई किया जाए, वही हमारा यूफेमिज्म होता है। अभी आप एग्जांपल समझेंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई मर गया और उसके जगह पर बोलूँ कि कोई गुजर गया, तो कौन सा वर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है? गुजर गया। है दोनों एक ही चीज़, लेकिन मरना जो वास्तव में इंसान मरता ही है, और गुजर जाना यही यूफेमिज्म कहलाएगा मरने का। अब जैसे मैं किसी से बोलूँ गो अवे या फिर प्लीज़ गेट आउट ऑफ हियर, तो ये थोड़ा सा बुरा लग सकता है। लेकिन अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि आई रियली नीड अ बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट, यानी कि मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए यहाँ पर, तो ये कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। यही होता है हमारा यूफेमिज्म। ठीक है, जहाँ पर भी हम किसी अनप्लीजेंट, इम्पोलाइट या फिर टैबू को हटा करके किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज को यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले एलिमेंट पर ड्रामा के, और ये है हमारा यूफोनी। अभी आपने इससे पहले कैकोफोनी पढ़ा था। कैको मीन्स कर्कस, फोनी मीन्स साउंड करना, जो कर्कस आवाज़ करे कान को। यूफोनी, यू मतलब मीठा, मेलोडियस, फोनी मतलब जो साउंड करे, जो मीठा साउंड करे, वो यूफोनी है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। इसमें लिखा क्या हुआ है। यूफोनी इज अ लिटरेरी टर्म दैट मीन्स अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू द ईयर। ऐसा कोई भी साउंड जो कि कान को अच्छा लगे सुनने में, वही यूफोनी है जो लिटरेरी टर्म यूज़ होता है इस चीज़ के लिए। It most often refers to a series of words that when said or heard together is melodious and pleasant। ये अधिकतर ऐसे वर्ड्स के सीरीज को ही रिफर करता है जो कि साथ में सुनने में ही जिनको बहुत ही मेलोडियस और प्लीजेंट सा फीलिंग आता है। यूफोनी इज फाउंड इन लिटरेचर एंड पोइट्री बट कैन ऑल्सो बी हर्ड इन स्पोकन लैंग्वेज एंड म्यूजिक। यूफोनी हमको अधिकतर किसी भी पोइट्री को पढ़ के या फिर साहित्य में ही सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी के भी स्पोकन लैंग्वेज या फिर म्यूज़िक जब हम सुनते हैं तो भी हमको समझ में आता है। जबकि हम म्यूज़िक सुनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिदम में लिखा हुआ होता है, राइमिंग उसके वर्ड्स हो रहे होते हैं और हमको सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए वो यूफोनी है। ठीक है, द अपोजिट ऑफ यूफोनी इज कैकोफोनी। ये मैंने अभी आपको बताया था, जिसका मतलब होता है जैरिंग साउंड, लाउड एंड डिस्कॉर्डेंट या फिर डिसऑर्डेंट। ठीक है, अब
यहाँ पर आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, डबल डबल टॉयल ट्रबल फायर बर्न एंड कलरल बबल। ये क्या है? ये एक लाइन है जो कि विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ जो प्ले है उसमें जो थ्री विचेस होती हैं वो यही बोलते हुए अपीयर होती हैं, डबल डबल ट्रायल ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। ये देखने में पढ़ने में हमको अच्छा लग रहा है, इसमें प्रॉपर रिदम आ रहा है, तो इसलिए ये यूफोनी है। अब बात करते हैं मैलाप्रॉपिज्म की कि मैलाप्रॉपिज्म क्या होता है। अ मैलाप्रॉपिज्म ऑल्सो कॉल्ड अ मैलाप्रॉप, अकायरोलॉजिया और डॉगबिरिज्म, इतने नामों से मैलाप्रॉपिज्म को जाना जाता है। मैलाप्रॉपिज्म इज द इनकरेक्ट यूज ऑफ अ वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड विथ अ सिमिलर साउंड, इधर अनइंटेंशनली और फॉर कॉमेडी इफेक्ट, रिजल्टिंग इन अ नॉनसेंशियल ऑफ एन ह्यूमरस अटरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? मेलाप्रॉपिज्म जो होता है वो किसी एक जो उचित शब्द होता है उसके जगह पर गलती से या फिर जानबूझ करके, जिससे कि लोग हंसें, किसी दूसरे शब्द का जब यूज़ कर लिया जाए, है ना, यानी कि किसी एक शब्द के जगह पर दूसरे सेम साउंड कर रहे शब्द को यूज़ करना, गलत वर्ड को यूज़ करना, जिससे कि लोगों के अंदर कॉमेडी या फिर ह्यूमर की भावनाएं, हंसे लोग, वही होता है हमारा मेलाप्रॉपिज्म, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक्सेस और एक्सेस दोनों साउंड सेम कर रहे हैं लेकिन मतलब दोनों का अलग है। अब एक्सेस की जगह एक्सेस बोल दें, एक्सेस की जगह एक्सेस बोल दें तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपेक्ट, एस्पेक्ट और एक्सेप्ट, इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, इसमें भी लोग एक दूसरे को गलत अगर रिप्लेस कर दें तो गलत हो जाएगा मतलब। तो बेसिकली जो राइटर्स होते हैं वो कहीं कहीं पर ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, कॉमेडी क्रिएट करने के लिए गलत शब्दों का यूज़ कर देते हैं जिससे लोग हंसें, है ना। तो वो होता है हमारा मैलाप्रॉपिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की टॉपिक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।